चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया में हमने 9 5 ईयर प्लान्स पहले एक चंक में कंप्लीट किए, फिर हमने 2 लेक्चर्स रखे 10th 5 ईयर प्लान के, और अब हम आ चुके हैं 11th 5 ईयर प्लान पे। इसका टाइम 2007 से 2012 होगा। 2012 में 12th 5 ईयर प्लान आएगा आइडियली, लेकिन वो 2 ही वर्ष तक चल पाएगा, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार आ जाएगी, नरेंद्र मोदी, और फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाएगा। नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, वेरी गुड। तो फिर वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। हम वहाँ तक भी जाएंगे। चलिए 11th 5 ईयर प्लान को अच्छे से समझें। ये 2000 से लेकर के 2012 तक का जो भारत का समय है, ये बहुत ही डिसीजिव पीरियड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी डिसीजिव। हम 10वें और 11वें प्लान के माध्यम से इसी वर्षों को समझ रहे हैं, सन 2000 से 2012 तक का भारत। चलिए देखिए, जब हम 11th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जो विकास होना है वो समावेशी होना है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट पर फोकस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने एक प्रॉब्लम फेस की, और वो ये कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे सोसाइटी के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, सही मायने में बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था ने उनका विकास नहीं किया। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक मेन प्राइमरी एजेंडा होना चाहिए वो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए उन मासेस का जो डिप्राइव्ड हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। इसी कारण से हमने अपने प्रोक्लेम्ड एजेंडे में इंक्लूसिव ग्रोथ को जगह दी। ऐसे में देश के उस समय के वित्त मंत्री का मैं एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम हुआ करते थे जब ये 11th 5 ईयर प्लान एग्जिस्टेंस में आया। उनका कोट किया हुआ स्टेटमेंट यही है, सुनिए, आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। वो कहते हैं कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ ड्रिवन बाय 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन। भारत की अब तक की जो अर्थव्यवस्था है ये तकरीबन आधी आबादी की ही सहभागिता से अब तक यहाँ पहुँची है। द अदर हाफ इज़ म्यूट विटनेस टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। जो बाकी की आधी है वो मूक दर्शक बने केवल उन चीज़ों को देख रही है जो भारत में घटित हो रहा है, यानी कि वो जनसंख्या भागीदार नहीं बन पा रही। यानी कि भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का ना तो उन तक कोई लाभ पहुंच रहा है और ना ही उस अर्थव्यवस्था के उभरने में वो कोई योगदान दे पा रहे हैं। ये दोनों ही मैनर में काम होता है। ओके, इफ़ द अदर हाफ also becomes a part of the driving forces of growth, India's economy will grow not by 8 to 9%, it will easily grow between 10 to 11%। अगर बाकी की बची हुई वो आधी आबादी भी भारत की उन शक्तियों में योगदान दे दे जिनसे भारत का विकास निर्धारित होता है, ग्रोथ इस्टेब्लिश होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था 8 या 9 ही नहीं 10 या 11 यानी कि डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर सकती है। अब वो आधी आबादी लाभान्वित क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं भूमिका निभा पा रही है, उसके कई कारण हैं। रोज़गार नहीं पहुंच रहा उन तक, वो बेरोज़गारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, कौशल का विकास नहीं है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में ही उलझे हुए हैं, एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी ज़्यादा है। ये सभी कमियों को दूर करना समावेशी विकास होता है। हम उन्हें साथ लेकर के चलेंगे ताकि भारत सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पकड़ ले। भारत को बाहर से किसी तरह के कोई इंजेक्शंस, कोई समर्थन की ज़रूरत ना रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इस मायने में उमड़े कि वो स्वयं ही को चलाने में आगे के लिए सक्षम हो जाए। वो तब होगी जब प्रत्येक जन भारत का सक्षम होगा, सशक्त होगा। तो ये ज़रूरी है लोगों को
कैपेबल बनाना है, एम्पावर करना है, तभी इंडियन इकोनॉमी एम्पावर्ड होगी, सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं कंटिन्यूटी में उसे दोबारा पढ़ूँ। इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ ड्रिवन बाय वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, द अदर हाफ इज़ म्यूट, witness to what is happening in India. If the other half also becomes a part of the driving forces of growth, India's economy will grow not by 8 to 9%, it will easily grow between 10 to 11%. तो फिर इसी को देखते हुए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो 11th 5 ईयर प्लान का प्रपोज़ल अप्रूव किया, उस 11th 5 ईयर प्लान की जो अप्रोच थी वो कुछ इस मैनर में टाइटल्ड थी। टाइटल ये था, दैट वाज द टाइटल ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान, टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11th 5 ईयर प्लान का ये अप्रोच था, ये उसकी टाइटल थी। पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होनी चाहिए, और अब वो सिर्फ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी जैसा 10th प्लान ने माना था 8% जीडीपी ग्रोथ, अब उसके साथ साथ वो इंक्लूसिव भी होगी। मतलब हमने ये तय कर लिया कि जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है हमारे देश का, वो बेहतर जीडीपी रहने वाली है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव का रिफ्लेक्शन हमने डिसाइड किया कि समावेशी होना ज़रूरी है। वो रिफ्लेक्ट होगी उन इंडिकेटर्स में जो इंडिकेटर इंक्लूसिव ग्रोथ को इस्टेब्लिश करते हैं। हम उन इंडिकेटर्स पे बात करेंगे, दैट्स ऑल। तो वही यहाँ पर कहा गया है। 11th 5 ईयर प्लान में आप आगे बढ़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि जब 11वां प्लान बन रहा था, जब उसका समय था, उस समय तक भारत का आर्थिक सिनेरियो क्या था, द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑन द ईव ऑफ 11th प्लान। 11वें प्लान के आरंभ के समय में भारत अब तक की किस अर्थ यात्रा से गुजरा, ये समझना ज़रूरी था। तो उसी में बताया गया है, बारी बारी से अब आपको बताया गया है कि 2007 तक क्या परिस्थितियाँ थी भारत की। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भारत ने एक एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया था 10th 5 ईयर प्लान के दौरान, और वो था 7.6%, जो भारत की आज़ादी के बाद के अब तक के किसी भी 5 ईयर प्लान में सबसे हाईएस्ट अचीव किया गया जीडीपी ग्रोथ रेट था। इतना जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर पाना अब तक संभव नहीं हो पाया था। इनफैक्ट वो 7.6% जीडीपी ग्रोथ भी इस आधार पर आया कि जो पहला वर्ष था 10th 5 ईयर प्लान का 2002 से 2003, उस वर्ष की परफॉर्मेंस को यदि अलग कर दिया जाए तो 5 वर्षों में जो फिर आखिरी 4 वर्ष बचे, उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, और उसी परफॉर्मेंस की वजह से ही कंप्लीट 5 ईयर का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% बना। तो इसलिए एक बेहतरीन जीडीपी ग्रोथ रेट पर खड़ा था भारत 2007 में। तो लिखा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 4 years ऑफ द 10th प्लान, एवरेज जीडीपी ग्रोथ वाज 8.6%. It was 8.6%, making India one of the fastest growing economies of the world. So आज भारत one of the fastest growing economies of the world हो चुका था। आज भारत उस पॉइंट पर नहीं था जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट के बैरियर के पार ले जाना था, जैसे 4-5% की जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करने में मशक्क़त करनी पड़े। आज भारत 8, 8.5, 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट पे काम कर रहा था। वही यहाँ पर बताया गया है। आगे अगली हमारी अच्छी बात, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। हमने 10th प्लान की अचीवमेंट्स में ये पढ़ा था कि सेविंग रेट्स इंक्रीज़ हुए देश के स्तर पर, इन्वेस्टमेंट रेट्स इंक्रीज़ हुए, और ये किसी भी अच्छी इकोनॉमी के हेल्दी ट्रेंड्स होते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ रिस्पॉन्डेड वेल टू फेस कंपटीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बेहतरीन काम कर रहा था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को वो फेस कर रहा था, यानी कि उस कॉस्ट पर और उस क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी जो ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उस कॉस्ट और उस क्वालिटी की चीज़ें। सो यू वर वर्किंग ऑन अ कॉम्पिटिटिव ग्राउंड, आप कॉम्पिटिटिवली काम कर रहे थे, ये बड़ी चीज़ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वर कीन टू इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। भारत में एक ऑप्टिमिज़म था
इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर अच्छा था क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रॉमिसिंग नज़र आते थे। भारत भविष्य में विकास करेगा ऐसा दिखता था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयास सफल हो रहे थे, जो भी बॉटलनेक्स थी वो रिमूव हो रही थी और इंडस्ट्रीज़ अच्छा काम कर रही थी। इसी के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमिस्ट थी, भारत में आने को तत्पर थी। इन सकारात्मक परिस्थितियों के साथ भारत 2007 में अपनी अर्थ यात्रा में खड़ा था, पर कुछ समस्याएं भी थीं। वो क्या थी जिनको समझे बिना इंक्लूसिव ग्रोथ का एजेंडा फुलफिल ना होता। मेजर वीकनेस, growth was not sufficiently inclusive for many groups, scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, minorities and women। इन स्पेसिफिक क्लासेस के लिए ग्रोथ जितनी सफिशेंट होनी चाहिए थी वो सफिशेंट नहीं रही, क्योंकि उसने इन्हें इंक्लूड नहीं किया। तो विकास तो हुआ, इनका विकास नहीं हुआ, ये समस्या था। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस के कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैं उन इंडिकेटर्स के वाया इस्टेब्लिश करूँगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि विकास ने समावेशी विकास नहीं दिया। Why there was lack of inclusiveness? The growth was exclusive. Why it was exclusive? We need to consider few points of inclusiveness and the dismal performance of the Indian economy on those points. The first one, the percentage of population below the official poverty line has come down from 36% in 1993-94 to 28% in 2004-5। बीते 10 वर्षों में, यानी कि 1993-94 से 2004-5 के बीच में, यकीनन ही जो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनका प्रोपोर्शन 36% से घट करके 28% हो चुका था, यानी कि अप्रॉक्स 8% के अराउंड ही गिरावट आई। 10 वर्षों के दौरान 8% के अराउंड गिरावट आई, यानी कि प्रत्येक वर्ष में 1% भी मेंटेन नहीं हो पाया, उससे भी कम की गिरावट ही हम अचीव कर पाए। तो आज भी सच यही था कि 2004-5 में 28% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। पर सबसे बड़ी समस्या का कारण ये नहीं है जो यहाँ पर दिखाया गया है कि 1993-94 में 36% से 2004-5 में 28% तक ही आई है। बड़ी समस्या ये है, ये फिगर तो बड़ी है 28%, पर बड़ी समस्या ये है, वो ये है कि द रेट ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी हैज़ नॉट एक्सेलरेटेड विद जीडीपी ग्रोथ। जिस रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा था, पॉवर्टी डिक्लाइन का भी रेट बढ़ना चाहिए था। आप इन आंकड़ों को एब्सोल्यूट फिगर्स में समझें तो ये कुछ और मैसेज कन्वे करते हैं, पर अगर रिलेटिव सेंस में समझें तो कुछ और ही मैसेज कन्वे होता है। एब्सोल्यूट में आपको बताया जा सकता है कि 36% से घट के 28% आ गए, लेकिन इन्हीं समयों के दौरान जीडीपी की विकास दर कैसे बढ़ी है ये जानना ज़रूरी है। तो जीडीपी विकास दर के मुकाबले गरीबी रेखा के नीचे लोगों का जो परसेंटेज है वो उस दर से घटा नहीं। जिस दर से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उस दर से गरीबी रेखा के नीचे के लोग नहीं घटे, ये समस्या का कारण है। मतलब वो पैसा कहीं जा रहा था, वो विकास कहीं और जा रहा था, तो यही तो आगे जा कर के गरीबों को और परेशान करेगा। सो द रेट ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी हैज़ नॉट एक्सेलरेटेड with the GDP growth, and the incidence of poverty among certain marginalized groups has hardly declined at all। तो गरीबी कई marginalized groups जैसे कि SC, ST, OBC, minorities, इनमें तो गरीबी हार्डली कुछ फ़र्क लेकर के आ पाई। मतलब हार्डली ही ये गरीबी रेखा के बाहर आने वाले परसेंटेज में काउंट होते हैं। इनकी परिस्थिति जस की तस ही बनी रही, मतलब इनकी गरीबी पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं। तो ओवरऑल देश के लेवल पर विगत 10 वर्षों में 8% तक ज़रूर जो है बीपीएल फैमिलीज़ में गिरावट आई है, 36 से वो 28% हुए, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट के मुकाबले, बेटा बंद करना है इसी, जीडीपी के ग्रोथ रेट के मुकाबले ये डिक्लाइन रेट बहुत ही कमज़ोर था। अच्छा, दूसरी तरफ ये ओवरऑल 8% इस बात को इंश्योर नहीं करते कि मार्जिनलाइज्ड में कितनी गिरावट आई। अब जब हम मार्जिनलाइज्ड के स्पेसिफिक डाटा को समझते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर तो सिचुएशन स्टेटस को में ही मेंटेन थी, हार्डली ही कोई फ़र्क आया, उनकी गरीबी परिस्थितियों में कोई फ़र्क नहीं आया। और अब आंकड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखें तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि जनसंख्या भी देश की बढ़ती जा रही थी। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जहाँ 1993-94 में 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वहीं 2004-5 में
आज भी 302 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 300 अबव 300 मिलियन पीपल गरीबी रेखा के नीचे ही थे 1993-94 में भी और 2004-05 में भी। सिर्फ 18 मिलियन लोगों को ही हम गरीबी रेखा के बाहर कर पाए। 8% के हिसाब से ना जाएं, हम अगर एब्सोल्यूट्स में आ जाएं तो आज भी 300, उस समय में भी 300 मिलियन के अराउंड 30 करोड़ की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे ही थी। अब ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होगा जब हम एक और फैक्ट समझेंगे, और वो फैक्ट ये है कि ये 302 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे तब हैं जबकि वो जो गरीबी रेखा है, वो जो पॉवर्टी लाइन है, वो 1973-74 में जो प्राइस चला करते थे, जो कीमतें थी वस्तुओं की, जो सिस्टम था, उस हिसाब से जो गरीबी रेखा तय होती थी, जब देश की पर कैपिटा इनकम ही बहुत कम थी, प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम थी, उन आंकड़ों के हिसाब से जो गरीबी रेखा बनी हुई है 1973-74 में, उस गरीबी रेखा, उस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं 302 मिलियन लोग 2004-05 में। मतलब 1974 और 2004-05, मतलब 40 साल पहले की जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी भारत की, उस हिसाब से एक प्रति व्यक्ति कितना एक्सपेंडिचर करे कि वो गरीबी रेखा के नीचे ना रहे, उन हिसाब से जो लाइन बनी, पॉवर्टी लाइन, उस बनी हुई पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग आज 2004-05 में 302 मिलियन लोग नीचे थे, जबकि अब पर कैपिटा इनकम में इतना फ़र्क आ चुका था, जबकि अब महंगाई में इतना फ़र्क आ चुका था, जबकि अब लाइफस्टाइल, जीवन शैली में इतना फ़र्क आ गया था, जबकि देश की जीडीपी में ही अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। 1973-74 में जीडीपी क्या थी? मुश्किल से 3.5-4% एवरेज। आज जीडीपी चल रही है, आप खुद कह रहे हैं 8.6% एवरेज, तो जीडीपी तो डबल हो गई। लेकिन इधर पॉवर्टी लाइन के लिए जो आंकड़े चल रहे हैं वो वही वाले चल रहे हैं 1973-74 वाले, लेकिन उन आंकड़ों के हिसाब से भी तो ये नहीं ना हुआ कि बहुत ही कम हो गए लोग, उसके हिसाब से भी तो देखिए 300 मिलियन लोग अभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर कहीं 2004-05 की पर कैपिटा के इनकम वाले हिसाब से नई पॉवर्टी लाइन बना ली जाती तो ये 300 मिलियन तो बढ़ करके 600 मिलियन हो जाने थे। अगर पॉवर्टी लाइन और स्ट्रिंजेंट या और रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने वाली बना ले, और सख्त बना लें, तो ये आंकड़ा जो 28% दिख रहा है, ये तो 43-44% चला जाना है। ये 300 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ के कम से कम 500-550 मिलियन हो जाएगी। तो ये एक समस्या का कारण है। ओके, परसेंटेज टर्म में जितनी गिरावट आनी चाहिए थी नहीं आई। सेम टाइम पीरियड में जीडीपी का ग्रोथ जिस रेट से हुआ, पॉवर्टी डिक्लाइन जिस रेट से होना चाहिए था, फिर वो नहीं हुआ। एब्सोल्यूट टर्म्स में जितने लोग नीचे आ जाने चाहिए थे बाहर गरीबी रेखा से, वो उतने नहीं आए, वो आज भी 302 मिलियन के दर पर बैठे हैं। और ये पॉवर्टी लाइन भी निर्धारित जो है 1973-74 के पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर निर्धारित है, जो कि 40 साल पुरानी परिस्थितियाँ थी, तब भी ये हाल है कि 300 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस फिगर पर ये ध्यान देने योग्य है। ओके, इस आधार पर कह रहे हैं कि लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस है। अच्छा, और आधार क्या है? तो देखो, आधार, ये किताब का मैं इतना कायल क्यों हूँ? इस किताब का मैं कायल इसलिए हूँ कि ये कायल बना देती है आपको, कायर नहीं कायल बना देती है। करेज, जिसमें गट्स पैदा करती है। क्यों? क्या हवाई बातें नहीं करती, बहुत ही वेल रिसर्च पेपर जोड़ जोड़ के बनी हुई, बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज से बेहतरीन डाटा कलेक्ट करके उसकी सुंदर प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन करके आपके सामने एनालिसिस रूप में आती है किताब एनालिसिस रखती है, बेहतरीन एनालिसिस रखती है। ओके, और इसके एनालिसिस क्या लाजवाब नतीजे देते हैं, वो आपको पता लगता है जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आप कहीं से ना पढ़िए, सिर्फ 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है, उसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस का नेचर पढ़िए। लाजवाब सिविल सर्विसेज नेचर के क्वेश्चन है, एक का भी आंसर ना कर पाएँ अगर एनालिसिस ना हो आपके पास। हमने अपने सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज़ इन इंडिया की सीरीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट के एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशंस रिकॉर्ड की है। सुनिए और देखिए क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, आंसर्स का लेवल कहाँ से आता है। ये बुक आपको ऐसा सक्षम बनाती है, हर चीज़ के पीछे बेहतरीन तथ्य प्रस्तुत करती है। ट्रेंड निकालने में कितनी मेहनत लगती है, किताब ने इतना कह के रफा दफा नहीं कर दिया बात को
कि 36% से 28% GDP आई, हैंस इट वाज फेलियर ना। उसने 2 ही लाइनों में 4 और एनालिसिस भी बताए कि एक तो वो उस दर से नहीं घटनी चाहिए थी, फिर एब्सोल्यूट फिगर्स में उतनी दिख रही है, फिर वो उस समय के पर कैपिटा इनकम से बनी पॉवर्टी लाइन। ऑथर की मेहनत दिखती, मतलब ऑथर ने रफा दफा नहीं किया कुछ कि पॉवर्टी का चैप्टर बन गया, एक अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर हो गया, बच्चों बेवकूफ़ बनाने के लिए 4 पेज जोड़ दिए हुजूर चल बुक बांटो बेचो। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा लगता है कि जैसे ऑथर बाउंडलेस है, किसी को पागल बनाने वाली सोच से मुक्त है, वो अपने कॉज को सर्व कर रहा है। कॉज है किसी व्यक्ति को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सही में जानकार करना, इंडियन इकोनॉमी क्या रही है ये सही में बताना, कि आप अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में किसी से बात कर सकें। इट्स अ गुड बुक, आई लव दिस बुक। ओके, अच्छा सेकंड देखिए, लेवल ऑफ डिप्रीवेशन पर बात करती है। क्या बात करती, हो गया चिक्का बंद बेटा? छोटियाँ छोटियाँ ज़िंदगी दियाँ प्रॉब्लम आने कोई बड़ियाँ नहीं है। देखो, द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग इज़ मच हायर इन इंडिया। अगर मैं भारत का ही कंपैरिजन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ही साथ कर लूँ, तो जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग में जी रही है, वो उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन है। अब वो उदाहरण के तौर पे बताया उन्होंने कैसे, कि भाई हाउ यू कैन से दैट द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग इज़ मच हायर, कि मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग भी जिन्हें नहीं मिल रही, वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कितना है भारत में, दैट डिप्राइव्ड सेक्शन। तो उसके आंकड़े दिए हैं उन्होंने। ए, डिप्रीवेशन पता लगाने के तरीके देखो। पहला, 46% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3, 46% ऑफ द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन 2005-06। देश की ऑलमोस्ट बच्चों की आधी संख्या, देश की आधी जनसंख्या बच्चों की, 40% आधा ही होता है। देश के लगभग 0 से 3 साल की उम्र के बीच के आधी आबादी बच्चों की माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, कुपोषण, जो कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है। क्यों? क्योंकि ये आंकड़ा 2005-06 का है और 1998 में ये आंकड़ा 47% था। तो 1998 से 2005-06 तक जीडीपी में अंतर कितना आया? बेअंत। लेकिन माल न्यूट्रिशन में, बच्चों के माल न्यूट्रिशन में अंतर कितना आया? 1% का। 47 से घट के वो 46 ही है। मतलब इकोनॉमी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई उनके जीवन स्तर में, बेहतर ही नहीं हुआ जीवन स्तर। ओके, दूसरी तरफ लिटरेसी रेट, ठीक है, ये जायज़ है कि 2001 तक लिटरेसी बढ़ी, 64.8% तक वो बढ़ कर के आई। लेकिन ये भी फैक्ट है कि देश में 2001 तक 304 मिलियन इलिटरेट भी थे, और अभी तो लिटरेसी की डेफिनेशन ही बड़ी नैरो है। उस हिसाब से 30 करोड़ जनसंख्या तो इलिटरेट ही बैठी हुई थी, अमेरिका जितना एक मुल्क। तो ये एक बड़ा चैलेंज था देश के लिए। तीसरी चीज़, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन की लंबाई कितनी है, इसमें सुधार यकीनन नज़र आता है। जैसे कि जो मेल हैं वो 63.9 ईयर तक जीने लगे, जो फीमेल है 66.9 ईयर तक जीने लगी। लेकिन इसमें भी चाइना आपसे कहीं आगे था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर एवरेज 75 थी, तो आप उससे भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। एडवर्स सेक्स रेशियो, देश को डुबाने वाली चीज़, पैट्रियार्कल सोसाइटी के नमूने। तो एडवर्स सेक्स रेशियो है देश में, क्यों? 933 वुमेन है पर 1000 मैन पे। जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये 2001 का सेंसस बताया जा रहा है। अगला सेंसस तो 2011 में होना था, 2011 में सेंसस हो गया, आज दिन तक हमारे पल्ले वही पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे इतने प्रोग्रेसिव गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अभी तक सेंसस कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और 2024 आने को है, और 2021 में हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना आ गया ना, आ ही जा रहा है, अभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो 933 वुमेन ऑन 1000 मैन, ठीक है। तो भाई गगन, वो जो बाकी बचे 67 मैन हैं, वुमेन ही नहीं है उनके लिए,
ये असामाजिकता को बढ़ावा देगा कि नहीं? ये अस्थिरता पैदा करेगा कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। ये बैलेंस तो नहीं है, बिगड़ा हुआ आंकड़ा है। ये बताता है पुरुष प्रधान समाज, ये बताता है कि बेटियों को बोझ माना जाता है। क्यों? उन्हें कोख में मारा जाता है, फीमेल फिटिसाइड का आंकड़ा है ये बताता है कि उनको वर्क पार्टिसिपेशन रेट नहीं मिला, बहुत कम है, काम में भागीदारी उनकी बड़ी कम है। ये बताता है दहेज प्रथा के श्राप के बारे में, ये बताता है महिलाओं के अशिक्षा के बारे में, ये बताता है एक देश के सामाजिक संरचना के बारे में। उन 933 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, ये हमारा एडवर्स सेक्स रेशो है। इसको छोड़ दो, अब चाइल्ड सेक्स रेशो और बड़ा सिनेरियो होता है। 0 से 6 ईयर के बीच में सेक्स रेशो कंपेयर करना, तो आप बढ़ना तो क्या था, डिक्लाइन हुए हैं। 1981 के सेंसस में 962 था, यानी कि 962 बाल कन्याएं 960,000 बाल शिशुओं पर। ओके, अब ये आंकड़ा 2001 में कितना हो गया, 927। चाइल्ड सेक्स रेशो 927। नॉर्मल सेक्स रेशो तो देश का 933 है, चाइल्ड सेक्स रेशो में तो और बदहाली चल रही है। आई बात समझ में? तो जैसे तैसे औरत कोई बच गई, अगर 6 साल की उम्र में बच गई, वो तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है ना, या कई और कारण हैं, तो एडल्ट वाले फिगर में वो ज़्यादा हो भी गई थोड़ी, 933। लेकिन 6 साल से पहले वाला अगर आंकड़ा कलेक्ट कर रहे हैं तो पता लगता है कि पैट्रियार्की कितनी है। तो उसमें पता लग रहा है कि जन्म लेते ही या 5 साल के अंदर अंदर ही निपटा देते हैं, तो वहाँ फिर आंकड़ा 927 हो गया। आई बात समझ में? तो ये पूछे बंदा कि ये बाकी किधर है 973 और किधर से लेके आना है। ओके, दक्षिण के राज्यों में ये पॉजिटिव होता है, केरल में ये ज़्यादा है। तो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हमारा सिनेरियो डिस्मल ही था, अच्छा नहीं था। ये डिप्रीवेशन को दर्शाने के आंकड़े हैं। ओके, अब आता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ, तीसरी समस्या। तो इस पर ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी, सिंपल समझो कि हमने एक्सपेक्ट किया था 10वां प्लान शुरू करके कि 4% ग्रोथ रखेंगे, रो धो के ग्रोथ आई 1.7%। हर तरह से एग्रीकल्चर के साथ अगर एलाइड जोड़ूँ तो एवरेज आउट हुआ 2.1%। तो जैसे तैसे करके एग्रीकल्चर ने 2.1% ग्रोथ अचीव किया, टारगेटेड था 4%। तो ये एक वीकनेस में निकला कि ये अंडर परफॉर्म रहा बहुत ज़्यादा। और चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट, करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मैं काउंट करूँ, सिंपल आप इसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट समझिए, तो 1999-2000 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 7.3%, पर 2004-05 में इट वाज 8.3%। तो पहला तो बेरोज़गारी बढ़ी है, समझिए इस बात को कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ा है। और इसी समय में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो अब तक के 5 ईयर प्लान की सबसे ज़्यादा आई है। तो कहाँ चली गई उसका फ़ायदा, बेरोज़गारी कैसे आ गई? तो पहला एब्सोल्यूट फैक्ट इज़ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। अब दूसरे फैक्ट ध्यान से देखो, अगर किसी तरह से कोई रोज़गार इन वर्षों के दौरान ऐड हुआ भी है, उस रोज़गार का एडिशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हुआ है। तो दूसरा फैक्ट निकला कि कैजुअलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द जॉब हुआ। किसी भी इकोनॉमी में जब इंडस्ट्री होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो यही फैक्ट होता है कि लोग प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाएंगे, मतलब एग्रीकल्चर से निकलेंगे। एग्रीकल्चर उतना रेम्यूनरेटिव नहीं होता, उतना वेतन नहीं दे पाता, उतनी कमाई नहीं दे पाता, तो वहाँ पर काम करना लेस इनकम से एसोसिएटेड है, इनडिसेंट लिविंग कंडीशन से एसोसिएटेड है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, माना जाता है कि प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल के जब सेकेंडरी टर्शरी में जाएंगे, लिविंग डिसेंट हो जाएगी, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाएगा। तो ऐसे में ये दिखाना कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बेहतरीन हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है उसका कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होना, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए ना, फिर
ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए ना, अपने यहाँ इसका उल्टा दिखा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो थोड़ा रोज़गार के इधर ऐड भी हो रहा है, रोज़गार ऐड हो रहा है, बट वो अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर में ऐड हो रहा है, मतलब कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क हो रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिटीरियोरेट हो रही है। द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की जो गुणवत्ता है वो गिर रही है, वो बिगड़ रही है। वो अब आपकी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करने का जो मेन मोटिव होता था लाइवलीहुड का, वर्क करने का जो मेन मोटिव था, टू रियलाइज़ द सेल्फ वर्थ, नॉट ओनली अर्निंग, वो उसको सर्व नहीं कर रही अब चीज़ जो आपका रोज़गार है। तो ऑथर यही कहता है कि एंटायर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट entire increase in employment has taken place in the unorganized sector. ओके, आगे ऑर्गेनाइज सेक्टर फर्म्स, तो ये हुआ क्यों? ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्रिएट करनी चाहिए। क्यों? उन्होंने अपनी फैक्ट्री में हो रहे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को आउटसोर्स करना शुरू किया। तो ऐसे में एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर रिलायंस, अब वो मेजॉरली प्रोडक्शन प्रोसेसेस अपने अंदर ही प्रोसेस करते थे, तो उसमें काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको सारे वेतन भत्ते, लाभ, एमोल्यूमेंट्स, पर्क्स, अलाउंसेस सब मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स, एवरीथिंग। अब ऐसे में ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए कॉस्ट रिड्यूस करना एक प्रतिबंध है आप पर, फिर भी क्वालिटी मेंटेन रखना है, तो आप क्या करते हैं कि ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसमें लेबर कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है, आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, अगर लेबर आ रही है तो उस पर समझौता कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस बंद ही कर दीजिए आप, वो प्रोडक्शन बाहर से करवाइए, उस काम को आउटसोर्स करिए। फिर बाहर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर छोटी छोटी वर्कशॉपें, छोटे छोटे प्लांट, 2-2 कमरे के, 1-1 कमरे के, जैसे तैसे वो चीज़ बना के देंगे, क्वालिटी पूरी देंगे आपको। अब उनमें स्टिफ कंपटीशन भी इंड्यूस हुआ तो वो आपको कीमतें भी कम कोट करेंगे, और वो इसी ग्राउंड पे कीमतें कम कोट कर पाएंगे, क्योंकि उनको कंप्लायंसेस ज़्यादा नहीं फॉलो करने पड़ रहे, ना एनवायरनमेंट के, ना वेस्ट मैनेजमेंट के, ना लॉज लेबर से एसोसिएटेड। तो ऐसे में वो लेबर को कैजुअल मैनर में इंगेज करेंगे। द वेज लेबरर सिस्टम, इससे उनकी पैदावार की जो मूल्य है, लागत, वो घट जाएगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाएगा। इस कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस्ड आइटम्स वो आपको देंगे, बड़ी कंपनी को। बड़ी कंपनी क्वालिटी चेक करके, अप्रूव करके, अपना ठप्पा लगा के दुनिया भर में बेचेगी। तो इस तरह से इन्होंने अपने प्रोसेसेस आउटसोर्स किए, और वहाँ पर फिर प्रोड्यूस इसी कंपनी के लिए हो रहा है, प्रोडक्शन इसी से एसोसिएटेड, इसी की है, बट वो प्रोडक्शन इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से करवाई और वहीं पर रोज़गार पैदा करवाया इन्होंने। सो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है तो कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ज़्यादा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रही हैं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में अक्षम रह रही हैं। बिल्कुल रह रही होंगी, पता करो, आउटसोर्स कर रहे होंगे वो लोग। तो यही हो रहा है। तो ये देखिए, ऑथर ने आपके सामने तीन चीज़ें रखी हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसने बताया 1999-2000 से 7.3 से बढ़ करके 2004-05 में 8.3% हो गया भाई। और जो एंटायर इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट हुआ इस समय के दौरान, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ। और फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया, मे बी इंक्रीजिंग देयर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अपनी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते गए। दैट इज़ डिटीरियरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी गिर गई भाई। तो सीधी सी कहानी है कि पहले तो ग्रोथ रेट सफिशेंटली इंक्लूसिव नहीं रही, लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस से जुड़े सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि भयंकर डेप्रीवेशंस रही हैं। यहाँ पर आपको मैंने वो सारे इंडिकेटर बताए। कृषि का विकास जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ है, रोज़गार का विकास